बेरोजगारी का आलम इतना है कि अपने भी ताना मारते हैं। बेरोजगारी का आलम इतना है कि अपने भी ताना मारते हैं। हिम्मत तो पस्त होता ही है, हिम्मत तो पस्त होता ही है, साथ ही सपने भी अधूरे रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, बेरोजगारी जो है मनुष्य के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जो समाज में उसको जो है जीने नहीं देती है और साथ साथ उसको मरने भी नहीं देती है, क्योंकि बेरोजगार इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में। इसलिए मनुष्य को जो है कुछ न कुछ रोजगार ढूंढना ही चाहिए ताकि अपने लाइफ और अपने समाज में जो है कुछ पहचान बना सके। तो हम बात करेंगे कि बेरोजगारी जो होती है आखिर वो कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है और कौन कौन सी बेरोजगारी जो है आपके समाज में देखने को मिलती है। अगर आप लोग भी बेरोजगार हैं तो किस प्रकार की बेरोजगारी से आप लोग जूझ रहे हैं, आज हम लोग जो है डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक वीक में यानी एक सप्ताह में कम से कम अगर 5 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है और कम से कम जो है उसको 8 घंटे की कोई भी जॉब नहीं मिलती है, तो उसको हम जो है बेरोजगार के कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहा जाता है कि 8 आवर्स जो मैक्सिमम जो ड्यूटी होनी चाहिए वो 8 आवर्स ड्यूटी होनी चाहिए, और सप्ताह में यानी वीक में देखिएगा तो कहीं कहीं 6 दिन और कहीं कहीं जो है 5 दिन की जो है ड्यूटी ली जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है। जो सबसे अगर पॉपुलर की अगर हम बात करते हैं तो छिपी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं हम लोग जो है छिपी बेरोजगारी, या इसी को हम लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी यानी वैसी बेरोजगारी जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आप बेरोजगार हैं। तो आपके समाज में जो है बहुत सारा ऐसा बेरोजगार आपको देखने को मिलेगा जो दिखता नहीं है कि बेरोजगार है लेकिन वो बेरोजगार है। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किसको कहते हैं, तो देखिए, आप लोग देखे होंगे कि किसान जो खेती करता है खेत में, वो लोग हमेशा जो है खेत में लगे रहते हैं, लेकिन कभी नहीं लगेगा कि वो लोग जो है बेरोजगार हैं। अब ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है और परिवार के 5 सदस्य उसमें लगे रहते हैं, सालों भर जो है उस खेती करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन गलती से क्या होता है कि 2 मेंबर जो है वो घर से कहीं दूर चले जाते हैं, बाहर कहीं दूसरा जॉब करने या कोई काम करने के लिए चले जाते हैं, और बच जाते हैं उस घर में 3 मेंबर। तो 3 मेंबर मिलकर भी वो 5 एकड़ की जमीन पर जो है वो खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमको देखने को मिलेगा कि 2 व्यक्ति जो पहले काम करते थे खेत में, उसके रहने या न रहने का कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं कहा जाता है कि ना तुम्हारे जाने का गम ना तुम्हारे आने का गम। जब वो समय था तो इसी से रिलेटेड कहा जाता है, ना तेरे आने का गम ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। तो उस 2 व्यक्ति के जाने या आने से कोई भी असर नहीं पड़ता इस 5 एकड़ की जमीन पर। तो इसी को हम लोग जो है छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी 2 व्यक्ति अनएम्प्लॉयड तो था ही, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था कि ये बेरोजगार है या रोजगार में है। तो जो किसान का जो बेरोजगारी अगर हम देखेंगे तो फार्मर्स का यानी किसान का, तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। अब इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है, किराना स्टोर है, अब उसमें जो है आप परिवार के 3-4 सदस्य लगे रहते हैं, कोई काम धंधा दूसरा है ही नहीं, तो 3-4 सदस्य जो है कभी 2 घंटा वो रहा कभी 4 घंटा वो रहा, तो इस प्रकार से जो है वो दुकान को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 व्यक्ति भी उस दुकान को चला सकता है, और जो एक्स्ट्रा 1 या 2 व्यक्ति है उसको नहीं रहने से भी उस दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति है वो जो है वो किस बेरोजगारी के अंतर्गत आता है? तो प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के आप बहुत सारा एग्जाम्पल जो है अपने समाज में आप देखते होंगे, गांव में देखते होंगे कि इस प्रकार की बेरोजगारी जो है आपको मिलती होगी। तो ये हो गई छिपी बेरोजगारी। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि छिपी बेरोजगारी होती क्या है। अब हम बात करेंगे सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी। ने कहता है कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे,
तो वही होती है बेरोजगारी, जो कुछ समय के लिए आती है, फिर सपना दिखाती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है आपको समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाती है तो उस समय जो है आपको जो है आइसक्रीम वाला, बर्फ वाला जो है वो देखने को मिलता है। आइसक्रीम लेके आता है, आप ठंडा ठंडा आइसक्रीम जो है आप खाते हैं, तो वो जो है सिर्फ गर्मी में ही आइसक्रीम बेच सकता है। जैसे ही गर्मी खत्म हुआ उसका आइसक्रीम बिकना खत्म हो जाता है। तो वो जो बेचारा है वो किस बेरोजगारी का मारा है, तो वो जो है सीजनल बेरोजगारी। तो ये हो गया आइसक्रीम। आइसक्रीम आइसक्रीम बेचने वाला जो है ये किस बेरोजगारी का मारा हो जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी। और साथ साथ किसान भी, जो फार्मर है किसान, वो भी जो है ये बेरोजगारी से हमेशा ग्रसित रहता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब धान का सीजन आता है तो धान रोपने के लिए किसान जो है मेहनत करता है, और जैसे ही धान का सीजन खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाता है। जैसे ही देखिएगा गेहूं बोने का सीजन आता है तो उस समय बहुत सारा काम रहेगा उसके पास, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है। कोई काम नहीं रहता है, थोड़ा छोटा छोटा काम रहता है, घास निकालना, पानी देना, खाद देना, बस 1-2 घंटे का काम रहता है उसके पास। तो ऐसा ऐसा जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये तो हो गया आइसक्रीम बेचने वाला। अगर आप बात करेंगे कि जो कंबल रजाई की दुकान है, जो कंबल बेचता है, तो उसका जो है मार्केट जो है वो चलेगा सिर्फ ठंडी में। गर्मी में कौन कंबल खरीदेगा, रजाई खरीदेगा। तो ये जो है इस प्रकार की जो बेरोजगारी जो है आपको जो है सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा भी आप जो है एग्जाम्पल बहुत सारे आप अपने समाज में आप देखते होंगे। अगर हम तीसरा बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया क्या पूरे विश्व में भी अगर कह सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड बेरोजगारी है। देखिए किसान का भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद देखेंगे तो एजुकेटेड। अब देखिए आप लोग को दिमाग में आता होगा कि पढ़ लिख के लोग बेरोजगार कैसे होता है। तो देखिए पढ़ लिख के लोग जब रोड पर ऐसे खाली हाथ जब घूमता है, कोई काम धंधा नहीं रहता, तो उसी को बोलते हैं एजुकेटेड बेरोजगार, यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया वो। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आप बीटेक कर लिए या कोई अच्छी सी जो है डिग्री आपके पास है, LLB कर लिए, बीटेक कर लिए, डॉक्टर की डिग्री है आपके पास MBBS का, और उसके बाद भी आपको उस स्टैंडर्ड का जॉब नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे लोग जो है बीएड करके, PhD करके, उसके बाद बीटेक करके, एमटेक करके जो है एक छोटी सी जॉब के लिए वो तैयार रहते हैं, और वो करते हैं। बहुत सारा अभी देखते हैं हम लोग कि रेलवे में बीटेक कर करके जो है बच्चे जो है ग्रुप डी का जॉब करते हैं। यानी इतनी अच्छी एजुकेशन के पश्चात भी आपको जो है डी ग्रेड का जॉब करना पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एजुकेटेड बेरोजगारी। यानी रोजगार तो आपको मिल गया, लेकिन उस स्टैंडर्ड का रोजगार नहीं मिल पाया जिस स्टैंडर्ड को आपको मिलना चाहिए था। तो उतना तो आप अनएम्प्लॉयड हैं जितना आपको होना चाहिए था, उतना आपके पास रोजगार नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग कहेंगे कि इसको जो है हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे। और इसके पश्चात और भी बेरोजगारी की हम बात कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए बीएड का डिग्री है, आपको एक टीचर होना चाहिए। अगर आप बीएड कर लिए हैं तो आपको एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आप खुले सांड की तरह जो है रोड पर घूम रहे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, हमेशा जो है बहसबाजी करते रहते हैं रोड पे, इससे आज इसकी सरकार बनेगी, कल उसकी बनेगी, बस आपके पास कोई काम धंधा है नहीं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से आप ग्रसित हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेटेड बेरोजगारी, यानी पढ़ा लिखा बेरोजगार। यानी नहीं कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो कोई भी धंधा कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में ये नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको शर्म लगता है कि हम जो है PhD करके, LLB करके, बीएड करके हम जो है छोटा मोटा रोजगार क्यों करें। तो वो लोग जो है वो अपने खेती में या कह सकते हैं कि अपने कोई बिजनेस में जो है वो दिमाग लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं घर्षणात्मक, जिसको हम लोग जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक, और इसके साथ साथ देखिएगा घर्षणात्मक हो या स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक होता है, ये दोनों में जो है आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। यानी दोनों जो है लगभग जो है आपको एक तरह से सेम रहता है।
जैसे कि आप देखे होंगे कि मौसमी में भी किसान का एग्जाम्पल हम दिए, और ये छिपी बेरोजगारी में भी हम लोग जो है किसान का यानी फार्मर का जो है हम लोग एग्जाम्पल दे के आपको हम बताएं। तो उसी प्रकार से आपको जो है घर्षणात्मक और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बेरोजगारी है यही है, और एग्जाम में आपको तंग जो है यही दोनों बेरोजगारी करता है, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आता नहीं है। देखिए अब होता क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, जैसे मान लीजिए कोई लोग रोजगार में है, जैसे डाक विभाग में काम करता है, मान लीजिए आपके चाचा दादाजी या कोई भी जो है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत दिन से डाक विभाग में काम करते हैं, और आप जानते हैं डाक विभाग में चिट्ठी आता है, लेटर, ऐसे पहले के समय में जो है डाक से ही सब काम होता था। जैसे मान लीजिए किसी महिला को अगर पत्र लिखना है अपने पति के पास, क्योंकि उनका पति जो है शहर में रहते हैं, तो लिखना रहता था, तो उनको लिखने ही नहीं आता था, क्योंकि महिला अधिकांश जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, तो दूसरे के पास जाती थी लिखाने के लिए। हाँ लिखिए कि हमारा जो है 2 भैंस है जो है बच्चा देने वाली है, बकरी का बच्चा हो गया है ना, भैंसिया जो है वो रेडी है, और गैया का जो है 5 लीटर दूध होता है, ये सब जो है मैसेज उसमें लिख दीजिए ना। मुन्ना जो है पढ़ने जाता है, मुन्नी भी पढ़ने जाती है, ये इतना साल का हो गया अब। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो गुप्त होनी चाहिए वो भी जो है चिट्ठी में लिखा जाता था बोल बोल के, और उधर से जब मैसेज आता था तो वो भी पूछा जाता था बकरी बच्चा दी, जो है भैंसिया बच्चा दी, तो वो सब भी मैसेज उधर से पूछा जाता था, तब इधर से रिप्लाई जाता था। तो इस प्रकार से डाक विभाग का बहुत ज़्यादा प्रकोप था समाज में, जब टेलीविज़न या कह सकते हैं कि टेलीफोन ये वगैरह जो है मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं आया था, उस समय की बात है। तो अगर हम बात करेंगे कि बुजुर्ग लोग जो डाक विभाग में काम करते थे वो चिट्ठी लिखकर उसी प्रकार से जो है काम होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गया, उसके पश्चात जो है कंप्यूटराइज हो गया। मान लीजिए अभी आपको कोई पार्सल अगर भेजना रहता है तो भेज के वो एक नंबर देता है डाक विभाग के द्वारा, उस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा, डिलीवरी हुआ कि नहीं, ये सब डिटेल्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन पहले के ज़माना में ये सब नहीं था, तो ऑफलाइन ही सब कुछ होता था। तो जो व्यक्ति पहले से उसमें जॉब करता है, अगर टेक्नोलॉजी आने के पश्चात अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपको जो है ऑनलाइन काम करना है, यानी सिस्टम पे काम करना है, जो भी सिस्टम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो वो लोग कहेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको वो टेक्नोलॉजी आता ही नहीं है। तो क्या होंगे कि वो लोग जो है कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, जब तक कि उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं हो जाता है तब तक के लिए क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी में नए टेक्नोलॉजी आ जाने के चलते जो है लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी के समय की हम अगर बात करेंगे तो अभी सभी को सिस्टम आता है, इमेजिन करिए, लेकिन आने वाले समय में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा। तो जो लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, वो लोग जो है बेरोजगार होने की जो है संभावना में आ जाएंगे। और ये कौन से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो घर्षणात्मक यानी फ्रैक्शनल जो है ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, जो संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल, अब इसमें होता क्या है कि अगर मार्केट में मान लीजिए किसी चीज़ का डिमांड ही खत्म हो जाए, तो डिमांड का अगर खत्म हो जाता है तो होता क्या है कि फैक्ट्री तो उसका है, फैक्ट्री उसका है और डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और डिमांड नहीं है मार्केट में, तो क्या हो जाएगा कि पूरा जो उसमें रोजगार में जो व्यक्ति था सब का सब हो जाएगा बेरोजगार। जैसे हम बात करेंगे, एक गाड़ी था भारत में फोर्ड, जो अमेरिका कंपनी है फोर्ड कंपनी, वो फोर्ड कंपनी जो है भारत में अपना जो है सब कुछ बंद करके और झोला झपटा लेके वो चला गया। अब उसका जो भी एम्प्लॉय था सब अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि कंपनी है ही नहीं, तो कंपनी है ही नहीं तो काम कहाँ करेगा लोग, तो सब क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। तो उसको हम लोग जो है संरचनात्मक बेरोजगारी में रख सकते हैं, क्योंकि डिमांड खत्म हो जाने के पश्चात, जैसे नोकिया फ़ोन आप लोग जानते होंगे, बाबा जमाना में जो है नोकिया का फ़ोन चलता था। नोकिया का फ़ोन जो है इतना मजबूत होता था कि आप जो है कितना भी उसको पटका दीजिए वो फूटता उठता नहीं था। तो नोकिया का फ़ोन जब बंद हो गया, वो सब जो है पहले वाला जो फ़ोन आता था वो बंद हो गया, तो बंद होने के पश्चात क्या होगा, उसमें जितना भी रिटेलर था, जितना भी एम्प्लॉय काम करता था, सब का सब क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। अब तो नोकिया जो है फिर से जो है उभर कर सामने आ रही है, लेकिन उस समय जो है वो बंद हो गया था मार्केट में। अब हम बात करते हैं, देखिए घर्षणात्मक तो आप देख लिए, उसके बाद संरचनात्मक। अब हम बात करते हैं साइक्लिक यानी चक्रीय बेरोजगारी। देखिए साइक्लिक या चक्रीय जो होता है, इसमें एक चक्र चलता है।
अब ये तीनों जो है ना आपको थोड़ा सा सेम दिखेगा तीनों, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें दिखता है। अब देखिए साइक्लिक बेरोजगारी क्या होता है, तो साइक्लिक बेरोजगारी में पूरा पूरा जो साइकिल होता है सब के सब बेरोजगार हो जाता है। जैसे अगर हम बात किए हम नोकिया कंपनी की, तो नोकिया कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके बाद जो है वो चला जाता है होलसेल के पास, होलसेलर से आ जाता है रिटेलर के पास, उसके बाद जो है ग्राहक के पास पहुंचता है। तो ये पूरा जो साइकिल आपको दिख रहा है फैक्ट्री से लेकर आम जनता तक, वो सारा सारा जो है बेरोजगार हो जाता है जब कोई कंपनी बंद हो जाती है। तो इसी साइकिल को जो हम लोग जो है जब पूरा पूरा साइकिल बेरोजगार हो जाता है तो उसी को हम लोग जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो घर्षणात्मक कुछ नहीं है, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है तो उस दौरान कुछ लोग जो है सीखने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे, और उस दौरान वो जो है कुछ दिनों तक जो है बेरोजगार रहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप कहीं किसी के पास रोजगार मांगने जाते हैं और आपको कंप्यूटर नहीं आता है और वो सामने वाला बोलता है कि नहीं तुमको सिस्टम आना ही चाहिए, तो आप कोशिश करते हैं कि हम वो सीखें। तो हो सकता है 2-4 महीना जो है आप जो है सीखने के लिए प्रयास करेंगे, तो उस दौरान तो आप बेरोजगार रहेंगे। तो साइक्लिक देख लिए, उसके बाद आप जो है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी देख लिए, तो थोड़ा थोड़ा जो है उसमें जो है आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आप अगर बेरोजगार हैं तो किस कैटेगरी का बेरोजगार है। आप आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस प्रकार के बेरोजगार हैं और आपको बेरोजगारी से किस प्रकार से उभरना चाहिए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर कोई बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड अगर कोई है तो ये समाज पर क्या प्रभाव डाल सकता है या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव ये डाल सकता है अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है। तो देखिए अगर कोई बेरोजगार है तो ये क्राइम को जन्म देगा। क्यों? क्योंकि जीवन को जीने के लिए रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रुपया नहीं कमाएगा तो जो है उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो आप लोग देखते होंगे गांव मोहल्ला टोला में जितने भी लफंगा होता है, जो छीन छोरी करता है, मारा पीटी करता है, वो सब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड होता है। यानी वही लोग जो है वो खरीदेगा छोटा वाला 2 नलिया और उसके बाद जो है वो छीन छोर करना शुरू कर देगा। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है पहला प्रभाव क्या डालता है? तो क्राइम को जन्म देता है। क्राइम रेट को जो है ये बढ़ाता है, क्योंकि इसके पास रोजगार नहीं है। उसके बाद जो है ये किसी भी तरीके से चाहेगा कि हम जो है पैसा कमाएं, तो ये गलत धंधा पे उतर जाता है। तो इसी को बोलते हैं ये क्राइम। दूसरा, बेरोजगार जब अधिक हो जाएगा तो सरकार की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी, यानी अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब ये क्यों हुआ अनस्टेबल गवर्नमेंट? तो अभी तो आप लोग देखे होंगे कि अभी जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ इंडिया में, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा था। जो ये बेरोजगारी देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाए तो सरकार हिल जाएगी, यानी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी जनता का कि किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को जो है दूर किया जाए। तो सरकार को जो है हिलाने का पावर जो है किसके पास होना मतलब होता ही है, किसके पास? तो अनएम्प्लॉयड पर्सन के पास, क्योंकि ये रोजगार की मांग करते हैं अपने सरकार से। ये हो गया, क्राइम रेट को बढ़ाएगा और उसके बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट होगा। उसके बाद जो है और भी बहुत सारी जो है आप प्रभाव देख सकते हैं समाज में, क्योंकि समाज में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो अराजकता को जन्म देता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई मुखिया या कोई भी सांसद हो गया या विधायक हो गया, अगर वो कुछ विकास का काम करते हैं, जैसे कि रोड बनाना है, नाला बनाना है, कुआं खुदवाना है, कोई भी स्कूल कॉलेज कुछ भी बनवाना है, तो होता क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब होता क्या है, ये अनएम्प्लॉयड पर्सन जो क्राइम को जन्म देते हैं, ये लोग जो हफ्ता मांगते हैं, वसूली करते हैं कि तुम इतना पैसा दो तब जो है तुमको हम रोड बनाने देंगे। तो ये सब जो है अनएम्प्लॉयड का ही जो है योगदान देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है अब प्रभावित करता है ये बेरोजगारी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि बेरोजगारी को जो है किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी बेरोजगारी होता है। उम्मीद करते हैं इससे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर ये घर्षणात्मक क्या है, चक्रीय क्या है, संरचनात्मक क्या है, और आपको पूरी तरीके से डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि ये बेरोजगारी आखिर होता क्या है और किस प्रकार से ये बेरोजगारी को हम लोग दूर तो देखिए करने का जो प्रयास है वो आप देख सकते हैं कि अगर
किसान की हम बात करेंगे तो किसान का बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता। किसान पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं और बाद में भी ये गरीब रहने वाले हैं, क्योंकि किसान का जो है मौसमी वहाँ पर जो है बेरोजगारी देखने को मिलता है। कुछ समय तक खेती होता है, कुछ समय तक खेती नहीं होता है और बीच में वो मच्छर मारते हैं बैठ के, यानी कुछ काम धंधा है ही नहीं रहता है। और जहाँ पर काम करना चाहिए 2 लोग, वहाँ पर जो है 10 लोग काम करते हैं, अपने ही खेत में करते रहते हैं। तो ये बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। अगर चाहते हैं कि किसान का बेरोजगारी खत्म हो तो किसान के घर में जो भी बच्चे होते हैं उनको जो है कुछ अलग धंधा करना चाहिए, ताकि वो अलग से जो है अपना रोजगार ढूंढ सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।